नमस्कार, मधुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सम्मानित नाम है। इंदौर के रहने वाले हैं, लगातार राजनीति में उनका बड़ा हस्तक्षेप रहा है। 4 चुनाव जीते हैं, कवि सम्मेलनों के लगभग हर मंच पर वे नजर आते हैं और कोई भी कवि सम्मेलन उनके बिना अधूरा सा नजर आता है। महाकवि प्रदीप सम्मान से भी फिलहाल वे सम्मानित हुए हैं। हम सभी लोगों के लिए भी यह गौरव की बात है। हमारे साथ है राष्ट्र कवि और प्रदीप सम्मान से सम्मानित श्री सत्यनारायण सत्तन जी। सत्तन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुभाषी के स्टूडियो में। धन्यवाद। सत्तन जी से बहुत सारी बातें करेंगे, चाहे वो शस्त्र की बात हो, शास्त्र की बात हो, कवि सम्मेलन की बात हो, लेखन की बात हो, राजनीति की बात हो। हम कई विषयों पे सत्तन जी से चर्चा करेंगे। सर, शुरुआत में मैं यही पूछना चाहूँगा कि हाल ही में महाकवि प्रदीप सम्मान से सम्मानित हुए हैं, कैसा महसूस किया? एक बड़ा सम्मान है, मध्य प्रदेश के पहले कवि को यह सम्मान मिला। सम्मान छोटा हो या बड़ा हो, सम्मान सम्मान है और उस सम्मान का सम्मान करना जो है सम्मानित का दायित्व होता है। क्योंकि जो भी सम्मान होता है वो अपने पूर्व पुरोधाओं के नाम पर होता है, उनके सृजनात्मक गतिविधियों को लेकर के होता है, उनके द्वारा किए हुए तप और तपस्या के परिणाम स्वरूप वो सम्मान में परिवर्तित होता है। और अगर किसी नाम विशेष के द्वारा दिया गया जो सम्मान है वो निस्संदेह वंदनीय, अभिनंदनीय है, प्रणम्य है। बिल्कुल। शास्त्र में तो आपको हर कोई सुन रहा है शहर में, शस्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, अखाड़े का भी संचालन किया है। कैसे शुरुआत हुई, कैसे शास्त्र की तरफ बढ़े शस्त्र से? मेरे पूज्य पिताश्री जो थे वो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे जी। वो आशु कवि थे जी। उस समय यहाँ पर इंदौर में राम दंगलों की परंपरा थी। राम दंगल ऐसे होते थे कि 10 लोग एक तखत पर बैठते थे, 10 लोग दूसरे तखत पर बैठते थे। एक तखत वाला जो है वो कोई कविता में किसी भी प्रश्न को उछालता था तो दूसरा उसका उत्तर देता था। तो आशु कविता का वो युग था और उसमें सन 1932 में मेरे पिताजी ने उसको शुरू किया था और शुरू किया था तो वो इतना व्यापक हुआ कि जन जन तक पहुंच गया। आज जिस तरीके से कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए भीड़ होती है उससे अधिक तादाद में लोग उस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए, उस राम दंगल को सुनने के लिए आते थे। उसमें 2 पार्टियां होती थी, आमने सामने बैठते थे और वो प्रश्न और उत्तर वाला जो कामकाज है सब काव्यात्मक शैली में चलता है। वही कवि सम्मेलन हुआ करते थे। वही कवि सम्मेलन हुआ करते थे। तो मेरे पिताजी की एक पार्टी थी जो शर्मा पार्टी के नाम से जानी जाती। स्वर्गीय माणिक वर्मा जो देश के बड़े हास्य व्यंग्य के कवि थे, उनके पिता प्यारेलाल जी की एक पार्टी थी, वो वर्मा पार्टी के नाम से जानी जाती थी। ये जो कैलाश कुटी है इंदौर में जी, जूनी इंदौर में श्मशान के सामने वो जो कैलाश कुटी का अखाड़ा है बाबा शंभू गिरी का, उनकी एक पार्टी थी। एक वर्मा, एक धर्मा पार्टी थी। ऐसे अनेक पार्टियां थी जो इस तरीके के दंगलों में अपनी बातें कहा करती थी। उसमें समस्या पूर्ति होती थी, एक पंक्ति दी जाती थी कि इस समस्या की पूर्ति करो और एक जांच कमेटी बैठती थी, निर्णायक समिति, जो उसका निर्णय करती थी कि ये कार्यक्रम जो आपके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है इसमें कौन श्रेष्ठ है, किसका उत्तर यथोचित है और किसका काव्य जो है श्रेष्ठ जी। उसमें मेरे पिताजी को हमेशा विजय और विभूति का लाभ हुआ। तो कहीं ना कहीं पैतृक गुण जो है वो शुक्र संभूत, पैतृक नहीं, पैतृक गुण तो संपत्ति के साथ जुड़ता है जी। लेकिन ये जो शुक्र संभूत गुण होते हैं, जो पिता के आंशिक गुण जो है पुत्र में आ जाए,
तो वो शुक्र संभूत रूप से मुझे कविता मिली। मेरे पिताजी बहुत अच्छे आशु कवि थे और उसके परिणाम स्वरूप मेरे अंतर मन में भी ये भावना आई। मैंने 6ठी क्लास से कविता लिखना शुरू क्या किया। बात है। शुक्र संबोध गुण माता पिता से मिले। और दूसरा फिर एजुकेशन की बात करें तो स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल से ही शुरुआत हुई। 1 साल प्राइवेट स्कूल में रहे। हाँ, क्या रहा हो किस्सा? थ्रू आउट प्राइवेट स्कूल में तो रहा नहीं रहा, सरीका ही था जी। लेकिन पूरी शिक्षा मेरी जो है शासकीय विद्यालयों में हुई। प्राथमिक शिक्षा में मैंने हिंदी प्राथमिक विद्यालय नंबर 10 से अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद जब 5वीं पास हो गया तो 6वीं कक्षा से मैंने अपने जो शिक्षा थी वो हिंदी माध्यमिक, शासकीय हिंदी माध्यमिक क्रमांक 1 से मैं 8वीं तक की शिक्षा ली। और उसके बाद महाराजा शिवाजी राव स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में हायर सेकेंडरी की जी। और उसके बाद शासकीय, वो जो आजकल निर्भय सिंह पटेल या किसके अटल जी के नाम पर हो गया है वो विद्यालय, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के नाम से विख्यात जी, था। जी। और उसके प्राचार्य टंडन जी हुआ करते थे और वो बना ही बना था उस समय, तो वहाँ पर बीए किया। वैष्णव से 1 साल प्राइवेट में पढ़ाई किया। लेकिन जिस स्कूल में पढ़ाई किया वहाँ लंबे समय पढ़ाया भी आपने, अध्यापन। हाँ, वैष्णव स्कूल का विद्यार्थी रहा मैं और उसी स्कूल में मुझे 14 वर्ष काम करने का सौभाग्य मिला। इंदौर से मानपुर भी आप जाया करते थे, वो भी साइकिल से? हाँ, जाया करते थे। क्या किस आर्थिक परिस्थितियाँ और संघर्ष की यात्रा थी वो। जी। अर्थ प्रधान होता है, हमारे पास वो नहीं था तो अध्यापक की नौकरी मिली। वैसे उसके पहले भी अध्यापक था मैं जी। ट्रेनिंग के पहले भी, पर वो नियुक्ति ऐसी होती थी कि जुलाई में स्कूल खुले, जी। सितंबर अक्टूबर में जाकर के अपने को 30/4 तक की नौकरी मिलती थी, अस्थाई नौकरी होती थी वो, एवजी जिसको कह सकते हैं अपन। तो वो जुलाई में स्कूल खोले तो अगस्त में आपको अपॉइंटमेंट कर दिया उन्होंने, सितंबर में कर दिया, सितंबर से आपको जुलाई तक, सितंबर से अप्रैल तक जी। आपको अपनी यात्रा करना है। तो सितंबर से अप्रैल तक चलेगा तो आपको तनख्वाह मिलती थी 224 रुपया टोटल। क्या बात। तो कुछ दिन उस तरीके से काम किया। फिर जब ट्रेंड हो गए तो 2 इंक्रीमेंट मिलने लग गए, 2.5 रुपए के 2 इंक्रीमेंट मिलने लग गए। परिस्थितियां थी, लड़ते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ, चूंकि मैं जुड़ा हुआ था भारतीय जनसंघ से जी। और धारकर जी और बाबूलाल जी पाटोदी के बीच में विधानसभा का चुनाव था। मैं अपने स्कूल से पढ़ा करके निकला तो वहाँ पर मल्हारगंज कसेरा बाजार में गोपाल भवन के नज़दीक एक टूटा हुआ कारखाना था, उसके टिकट्टे पे एक आम सभा हो रही थी भारतीय जनसंघ की। और उस आम सभा में वो गोकुल दास जी भूतड़ा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, जिन्होंने 9 सीटें जिताई, वो वहाँ पर उस सभा को चला रहे थे। और राणा रामप्रसाद जी यादव एक हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो भाषण कर रहे थे। और उन्हें भाषण करते करते 1 घंटा हो गया, ना तो नारायण राव आए थे, ना धर्म साहब आए थे, ना किशोरी लाल जी थे, ना अन्य कोई वक्ता थे। मैं उधर से जा रहा था तो मेरी दादा से राम राम, अरे बोले रुक जा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मैंने क्या, घर जा रहा हूँ, स्कूल से छूटा हूँ। तो बोले कि यार रुक जा यार, तो ये यार 1 घंटा हो गया राणा रामप्रसाद यादव को बोलते बोलते ज़्यादा, और एक बात को 4 बार बोल दिया यार इसने, तुम कुछ कविता विता सुना दे और कुछ देर यहाँ पे बोल, भाषण कर ले। अब मैं अपनी धुन का था, मैंने साइकिल में ताला लगाया और वहाँ खड़ा हो गया जा करके। तो कुछ कविताएं पढ़ी, कुछ भाषण दिया जनसंघ के लिए ने। और इतने में धारकर जी आ गए, धर्म साहब आ गए, अन्य कार्यकर्ता आ गए। तो मैं, देखो तो कोई मतलब ही नहीं था, मुझे अखाड़े जाना था।
है, तो मैं अपनी साइकिल पे बैठ के चला गया। चुनाव हो गए, धारकर जी ने को निपटना था। उस जमाने में कांग्रेस को के अलावा कोई दूसरे दल की कोई प्रवेशांक ही नहीं थे। धारकर जी पराजित हो गए, आटोदी जी जीत गए, सब अपने अपने हो गए। एक दिन मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो एक तिवारी जी करके चपरासी थे, वो मेरे पास आए। गुरुजी, मैंने कहा हाँ तिवारी जी बताएं। अरे बोले कौन हो, आपके नाम का लेटर आया है। तो मैंने कहा स्कूल में कौन लेटर भेजेगा, मैंने कहा वो खाकी रंग का लिफाफा है क्या। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छा तिवारी हमारा ट्रांसफर हो गया। सरकारी, हाँ सरकारी लिफाफा है वो खाकी रंग का, तो तिवारी हमारा ट्रांसफर हो गया। अरे बोले गुरु ऐसा कैसे हुई सके थे, और वो उन्हें भी दुख दिया। लेकिन मैं कक्षा छोड़ करके गया हेडमास्टर के पास, उन्होंने वो लिफाफा दिया, तो उसमें मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर थे। मेरा ट्रांसफर इंदौर से उठा करके खरगोन जिले के बिष्ठान नाम के गांव में किया, जिसको मैंने आज तक नहीं देखा। अभी तक भी? हाँ, आज तक नहीं देखा कि वो बिष्ठान गांव कैसा है। कवि सम्मेलनों में गया हूँ मैं, खूब कवि सम्मेलन मैंने वहाँ पर भी पढ़े हैं, खरगोन में भी, लेकिन उस गांव में मेरा जाने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं आया वहाँ पर, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने बड़ा प्रेम दिखाया। बोले सत्तन तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारी सभी तारीफ करते हैं, हम भी चाहते हैं कि तुम रहो, लेकिन अब ये तो तुम कह रहे हो तो हम बदलते हैं। मैंने कहा साहब आपने तो जिले के बाहर ही फेंक दिया उठा करके। तो बोले जिले में कर दें, कर दो साहब। तो दूसरे दिन गया तो जिले में दूसरा ऑर्डर दिया उन्होंने, धार में गुनावत। अरे मैंने कहा साहब ये क्या करा, ये तो बहुत लंबा है। तो बोले अच्छा देखो एक स्थान और है, हम देख करके तुम कल आ जाना। तीसरे दिन गया मैं उनके यहाँ, तो उन्होंने विजय वर्गीय साहब ने मेरे को वो एक कागज दे दिया, गौतमपुरा रलायता, गौतमपुरा में कोई गांव है रलायता, उसका तीसरा ऑर्डर वो दिया। अब ना तो मुझे रोटी पकाना आता, ना कुछ स्टोव जलाना भी नहीं आता। संपूर्ण परिवार जो था वो पूर्ण रूपेण परिवार में रहता था, तो माँ थे, भाई थे, भाभी थी, सब लोग थे, तो बना बनाया मिलता था। नहीं कभी इस तरीके का काम करने का मौका नहीं आया, तो मैंने ठीक है नहीं जाना मेरे को। लगातार तबादलों का दौर जारी रहा। हाँ 3 ट्रांसफर हुए, तो मैं इस्तीफा दिया है शंकर लाल जी को। तो वो मेरे से बोले बेटा सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने कहा साहब मैं इंदौर नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्राण बसते हैं यहाँ हैं, मैं इस इंदौर नहीं छोड़ूंगा और अपने परिवार को छोड़ के जाऊंगा नहीं, ये इस्तीफा स्वीकार करो। उन्होंने बहुत समझाया विजय वर्गीय जी ने मुझको, लेकिन मैं इस्तीफा दे आया। जनसंघ से लगातार आप जुड़े रहे हैं? संघ से जुड़ा था तो जनसंघ का काम करना ही पड़ता था। पंडित राम नारायण शास्त्री मल्हारगंज के तंबोली बाखल क्षेत्र से पार्षद का चुनाव लड़े 1953 में, 52-53 की घटना है। तो वैद्यराज वो बहुत विराट पुरुष थे, वो बड़े विद्वान थे, वो जितने अच्छे कुशल वैद्य थे उतने ही बड़े अच्छे कवि, लेखक और शास्त्री भी थे। उनके साथ में ये चुनाव हुआ तो मुझे पर्ची वर्ची बांटने का काम मिला। जब मैं मुस्लिम बस्तियों में गया तो उन्होंने हकाल दिया, चलो निकलो बाहर। शुरुआती दौर? हाँ शुरुआती दौर में, हाँ चलो निकलो, ये आ गए चिरागिया, निकाल दिया। वो चुनाव हुआ, हालांकि पंडित जी उसमें जीते, राम नारायण शास्त्री जी उस चुनाव को जीत गए, क्योंकि वो तो उपकारी परोपकारी पुरुष थे हैं। वो तो दीनहीनों की दवा भी दे देते थे और पैसे भी दे देते थे कि अरे तेरे पास तेरी हालत नहीं है, ये तेरे को घी खाना पड़ेगा तो ये ले 10 रुपए ले। संघ से वास्ता रहा। हाँ तो वहां से ही जुड़ गया बस में,
संघ में जाता ही था, चौक में, क्लॉथ मार्केट चौक में शाखा लगती थी। जी। उस शाखा में मित्तल जी, महाजन जी और अच्छे अच्छे भारतीय जनसंघ के जो आधार स्तंभ बने उसमें, वो लोग सब वहाँ पर जाते थे। भारी भीड़ होती थी उन शाखाओं में। अटल जी के साथ भी लंबा समय आपका व्यतीत हुआ। अटल इस जी तरह से के मेरा संस्मरण परिचय रहे। जो है काव्य मंच पर हुआ। जी। अटल जी का मेरा परिचय कराने का श्रेय जो है वो पार्टी के एक समारोह में हुआ, जहाँ पर अटल जी मुख्य अतिथि बनकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आए थे। तो वहाँ पर उसके पहले मुझे कहा, यार अब अटल जी के आने में देर है तो कविता हो जाए। मैं खड़ा हो गया मंच पर और मैं कविता सुनाने लग गया, और ऐसे में उनका पदार्पण हो गया। तो बोले, हाँ चलने दो चलने दो चलने दो। तो उन्होंने मुझे सुना और सुनने के बाद मेरे सिर पे हाथ रखा। बोले, वाह बेटा, तो बहुत अच्छा लिखता है ये। क्या हैं? तब से वो बहुत प्रेम करने लग गए मुझको। एक बार डांटा भी उन्होंने मुझे। आदर्श भी मानते हैं आप राजनीति में अटल जी? बिल्कुल, मैं उन्हीं का अनुयायी हूँ। राजनीति में उनके कारण ही गया। अगर वो मुझे हुक्म नहीं देते, मामा माणिक चंद जी वाजपेयी ने जब प्रस्ताव रखा और 1 नंबर के तमाम लोगों ने मिलकर के इस बात की घोषणा की कि इस क्षेत्र से इस आदमी को चुनाव लड़ाया जा सकता है तो ये अच्छा प्रदर्शन करेगा। और मेरी रुचि नहीं थी राजनीति में, ये चुनाव ना, मेरी रुचि तो काव्य में थी। पर अब सबने बुलाया करा, मामा जी ने बात करी मेरे से। फिर अटल जी के सामने नई पार्टी बनी थी, जनता दल टूट चुका था, और टूटने के बाद नई पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी के नाम से। तो अटल जी ने कहा कि बोले, आप कहाँ हो? तो मैंने कहा, साहब हम माइल स्टोन है, जहाँ आपने गाड़ रखा है वहीं है, बता रहे हैं, इंदौर से देवास 35 किलोमीटर। हंस दिए वो। तो बोले, ठीक है, अब कुछ छोड़ो। कुछ लोगों ने हमें छोड़ दिया है, हमने कुछ लोगों को छोड़ा है, और जब हमने ये स्थिति प्राप्त करी तो अब तुम्हें चुनाव लड़ना है, इस्तीफा दो, तुम भी कुछ छोड़ो, नौकरी छोड़ो। अटल जी के कहने पे नौकरी छोड़ी? नहीं, फिर मैंने अपनी व्यवस्था दिखाई कि करेंगे क्या साहब, नौकरी तो परिवार भी तो है। बोले, सब हो जाता है, करो, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प रखो। इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़ा। तब वो बाबूलाल जी पाटोदी, जिन्होंने मुझको ये सब घटवा के अपने स्कूल में वापस रखा था, जी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि देख, तू हार जाएगा चुनाव, तो वापिस आ जाना स्कूल में, जी। हम रख लेंगे तेरे को। मैंने कहा, काका जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, अब मैं हारूं या जीतूं पर लौट के मास्टर नहीं बनूंगा। चुनाव हो गए, 4000 वोट से हार गया मैं। उसके पहले 7000 वोट मिलते थे भारतीय जनसंघ को, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। टोटल हमसे ज़्यादा वोट मिलते थे कम्युनिस्टों को, 8000। शुरुआती दौर था। हाँ। चुनाव लड़ना बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी, और वो भी जनसंघ और हाँ, जिसकी जो अस्तित्वहीन पार्टी मानी जाती थी। कितने कार्यकर्ता हुआ करते थे, किस तरह कार्यकर्ता कहाँ थे, साथी संगाती थे। कुछ अखाड़े के लोग थे, कुछ मेरे बाल सखा थे, कुछ वो थे जो मेरे साथ शस्त्र संचालन करते थे। वही सब लड़के, 30-35 लड़कों को लेकर के मैंने अपना चुनाव कार्य शुभारंभ किया। पार्टी के जो 2 दिग्गज थे उन्होंने चुनाव कार्यालय संभाल लिया, मैं निश्चिंत हो गया। अब बोले, चुनाव में पैसे लगते हैं, तो मैंने कहा, यार पैसे कहाँ से लाएंगे हैं? तो बोले, मांगो लोगों से। मैंने मांगना नहीं आता मुझको। तो बोले, अच्छा तुम तो जनसंपर्क करो। तो मैंने 3 मंजिलों में जा करके लोगों को प्रणाम किया, और 1 नंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के घर घर जाकर के दस्तक दी। जिस पार्टी को केवल 7000 वोट मिलते थे शर्मा जी, उस पार्टी को 36,000 से अधिक वोट मिले, 36,000 समथिंग, 700-600 ऐसे। क्या बात है। तो हमारे सारे के सारे जो अभिभावक गण थे, जो हमारा नेतृत्व करता थे, वो तो ताली बजा रहे थे और मैं चुनाव हार गया था। अरे मैंने क्या है? तो बोले, 36,000 वोट लाया है यार तू, अपन तो चुनाव जीत गए। क्या बात है।
हारने के बाद उनके अंतर मन में ऐसी प्रसन्नता का भाव दिखा, तो मैंने कहा यार ये अपन तो नौकरी से भी गए और ये कह रहे कि अपन चुनाव जीत गए। 1 महीने बाद जिससे मैं चुनाव जीता था वो चंद्रशेखर व्यास नाम का लड़का था, और वो मेरा विद्यार्थी था जिससे मैं हारा। गुरु विद्यार्थी से हारे? हाँ, मैं हारा। तो लोगों ने मुझसे पूछा, मैं शुरू से मेरी तो आदत है जो सच है सच है, बोले कि तुम तो चुनाव हार गए। मैंने कहा मैं जीत गया चुनाव। बोले तू कैसे जीत गया? तो मैंने कहा मेरा पढ़ाया हुआ छोरा अगर मुझे पराजित करता है तो गुरु की विजय तो इसी में है कि उसका सारा सिखाया हुआ छोरा जो है उससे आगे निकल जाए। 1 महीने बाद वो लड़का एक एक्सीडेंट में मर गया। एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। फिर चुनाव आ गया तो पार्टी ने फिर मुझे मौका दिया। अब पार्टी ने मौका दिया तो मैं फिर खड़ा होकर के मैदान में आ गया। तो कृपा शंकर जी और हम दोनों आमने सामने हुए, और उस चुनाव में मैं जितने से हारा था उतने से ही जीत। उसके बाद भी कई चुनाव लड़े? हाँ लड़े, लगभग 4 चुनाव लड़े मैंने। अब की राजनीति और उस समय की राजनीति में कितना अंतर है? क्या उस समय की राजनीति में सोमनस्यता थी जी। लोग आदमी के व्यक्तित्व कृतित्व को ध्यान में रख करके उसके प्रति अपनी भावनाओं को समझ करके अपना मत अंकित करते थे। पार्टी तो थी, विचारधाराएं भी अपने अपने स्थान पर थी, लेकिन द्वेषमूलक कार्यवाहियां नहीं होती थी, बदले की भावना नहीं होती थी। जो भी कुछ होता था मौखिक होता था, मंच पर होता था, जवाब सवाल भी होते थे तो शालीन होते थे, उसमें कटुता नहीं आ पाती थी, उसमें अश्लीलत्व नहीं आ पाता था, उसमें कहीं पर ऐसा भाव नहीं आता था जिससे आदमी के अंतर मन में कटुता का प्रवेश हो जाए। बिल्कुल सदा चरणरत राजनीति होती थी, एक साफ सुथरी राजनीति। हाँ, बिल्कुल होती है। और अब राजनीति में कितना बदलाव है, क्या महसूस करते हैं आप? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उसे देखते आ रहे हैं, लगभग 60 वर्ष। देखिए, राजनीति जो है प्रजातंत्र में सबको, एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल। और एक वोट देने का अधिकार है तो उस एक वोट वाले आदमी को एक चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। आज की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी और शाह साहब के आने के बाद जो परिवर्तन दिखाई दिया, तो वो ऐसा लगा जैसे कि वो राजनीति नहीं करवा रहे, नौकरी करवा रहे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उम्र में बांधा। बिल्कुल। कि इतनी उम्र का आदमी पार्षद के लिए उपयुक्त होगा, इतनी उम्र का आदमी जो है उसको विधायक के लिए लगाएंगे, और इतनी उम्र के जो आदमी है और जो 60 से ऊपर हैं, 70 से ऊपर हैं, वो राजनीति में खारिज है। नए नियम, ये नए नियम और नई व्यवस्था लेकर के आए। आज की तारीख में बदले हुए परिवेश में जब देश की जनता ने कांग्रेस को अयोग्यता का सर्टिफिकेट दे दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के उद्भव और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी का गठन हुआ, और उस पार्टी के गठन को करते ही नरेंद्र मोदी तक आकर के पहुंची। जो गठन अटल जी ने किया था वो गठन सर्वोपरि था, और उस जमाने में मुस्लिम का वोट भी मिल जाता था हमको। सीधे मुस्लिम विरोधी करार देने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, भारत माता की जय बोलती है, गौ माता की जय बोलती है, और ये सब आरोप हम पे लगते ही थे। लेकिन उसकी परवाह नहीं करी, लोगों ने स्वीकारोक्ति दी और पार्टी चलती चली गई। और अटल बिहारी वाजपेयी का लोक लुभावन व्यक्तित्व जो था है, उस लोक लुभावन व्यक्तित्व ने, उनकी वाणी, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व ने जो पार्टी को विकास दिया, वो ना तो बलराज मधोक कर पाए, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का अन्य नेता कर पाया। बलराज जी मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा का भाव परिलक्षित हुआ किसी जमाने में है, लेकिन लोगों ने अटल जी को स्वीकारोक्ति दी। बलराज जी बहुत विद्वान पुरुष थे, बड़ा समर्पित थे, लेकिन उनके मन में अटल जी के प्रति कुंठा थी। उन 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल था कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। तो लोक जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी बलराज जी से आगे साबित। अटल जी के साथ भी आपने काम किया है? जी। नरेंद्र मोदी जी के भी साथ काम? जी।
आदर्श पुरुष आप अटल जी को मानते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। जी। इस तरह के संस्मरण नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने के रहे, क्या यादगार पल रहे, किस तरह से आपने काम किया साथ? ये आदमी जिनको हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, ये यायावरी जिंदगी का परिणाम है। इसने अपने जीवन में संघ को और संगठन को पूर्ण रूपेण अपना जीवन समर्पित किया है, और यहाँ तक जीवन समर्पित किया है कि अगर वो भूखा है और आप उनके मित्र हो तो आपसे स्पष्ट रूप से कह करके 4 रोटी खाने में भेद नहीं करते। तो ये जो यायावरी जिंदगी है, ये जो मधुकरी भावना है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता का चरित्र है, स्वयंसेवक का चरित्र है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना से भरा होता है, राष्ट्र के उत्थान की मंगल कामना से भरा होता है। और इस आदमी के अंतर मन में वो भाव ठूस ठूस करके भरे हुए थे, हैं? आज वो बढ़ता जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर थे नरेंद्र मोदी, तभी लोगों ने कहा था कि इस आदमी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो लोगों का जो आकलन था, उस आकलन ने उन्हें सिद्धि प्रदान की है। नहीं तो एक आदमी अहमदाबाद से निकल करके वाराणसी में अपना खम ठोके और भगवान जो है विश्वनाथ का पूरा आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाए, ये सहज भाव नहीं है। सही बात है, लेकिन उसने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वो आज पूरे विश्व के सामने। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का तो योगदान है, भारतीय जनता का भी योगदान है। बिल्कुल। जिन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, कांग्रेस जो है उसको किसने मारा? भाजपा ने, उसके कार्यकर्ताओं ने मारा उसको। भाजपा को तो जन अभिस्वीकृति मिली कि हाँ ये लोग ठीक हैं। हमने भी जनता के बीच में खड़े होकर के कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। यदि आपका विश्वास है तो आप हमारे साथ आए लोग हमारे। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी फिलहाल चरम पर है, कई चरण हो चुके हैं, अंतिम दौर के चरण अब बाकी है। योगी जी और मोदी जी का कोलैबोरेशन एक तरह से देखा जा रहा है। क्या लगता है यूपी के चुनाव में आपको कितनी आशा नजर आती है? अगर हमारी उंगली में चोट लग जाए तो वो सूज के कलाई तो नहीं हो जाती? नहीं हो जाती ना, थोड़ी सी सूजन आ जाती है। ये जो पार्टी है जो घेराबंदी करके भारतीय जनता पार्टी को नष्ट करना चाहती है ना यूपी में, ये सब डमरू बजाती रह जाएंगी और भाजपा जीत के आ जाएगी। योगी फिर एक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन करके समाज को प्रणाम करेगा। क्या बात है। तो उत्तर प्रदेश का जो मत है वो एक तरह से सत्यन जी के मुख से सामने आ रहा है कि उन्हें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नहीं, हमारे पास कार्यकर्ता है शर्मा जी, किराए का नहीं है, समर्पित कार्यकर्ता, राष्ट्र को अर्पित कार्यकर्ता है, और उसकी कोई सबसे मजबूत संगठन। हाँ, वो कार्यकर्ता की कोई अभिलाषा नहीं है कि हमको ये दे दिया या हमको दे दे। वो तो आकर के अपना काम करके राष्ट्र के उन्नयन के लिए सर्वदा समर्पित भाव से रखता है और इस बात की घोषणा करता है तो दिया कार्याय बद्धा कटियम, मैं राष्ट्र की भावना के लिए कटिबद्ध होकर के खड़ा हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि को प्रणाम करता हुआ, राष्ट्र की आराधना करता हुआ चलने वाला कार्यकर्ता है। वो अपने वैयक्तिक उत्थान की कामना नहीं रखता। आज राजनीति में आने वाली नई पीढ़ी का नौजवान भले ही अपनी वैयक्तिक उन्नति की कामना लेकर के चलता हो, लेकिन सिद्धांतों के बीच में अपने आप को विकसित करते हुए संगठन को सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा होता है। हमारे यहाँ पे पेड कार्यकर्ता नहीं है, समर्पित कार्यकर्ता है। बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता है, तभी सत्यन जी ने लगातार उस दौर में चुनाव जीते जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुआ करती थी। उसी बात से आज भारत में लगातार कई स्टेट में जीते और जीत के आज प्रधानमंत्री भी यदि कहें तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। सर, आपने राजनीति में लगातार चुनाव लड़े हैं, कवि सम्मेलनों का भी दौर जारी रहता था जी, तो कैसे एक तालमेल बैठता था राजनीति में और रचनात्मकता में? राजनीति के उत्सवों में और गतिविधियों में
प्रतिदिन का काम था। कवि सम्मेलन रोज तो होते नहीं, लेकिन जब होते थे तो उससे छुट्टी पा करके अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए भी और अपने आत्मसंतुष्टि के लिए भी उन कवि सम्मेलनों में जाना पड़ता था। उससे आर्थिक उपलब्धि भी होती थी। बिल्कुल। नहीं तो मैं तो विधायक बन करके घाटे में आ गया। लेकिन आज तो पर्याय अलग हो गया है। नहीं, आज पर्याय अलग हो गया हो। मैं 1400 रुपये प्राप्त करता था, यहाँ पे आया तो मुझे कुल मिला करके एक महीने में 1400-1500 रुपये मिलते थे, विधायक होने के बावजूद। ना तो मैंने विधायक होकर के कोई सरकारी बंगला लिया, ना कोई जमीन प्राप्ति के लिए किया, और ना किसी प्रकार का कोई आग्रह किया अपनी पार्टी से कि मुझे ये दे दो या वो दे दो। यहाँ तक कि मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ और 4 चुनाव लड़ने के बाद मैंने एक भी चुनाव के लिए आग्रह नहीं किया कि मुझे टिकट दिया जाए। मुझे हर बार टिकट अपने आसन पर बैठे ही बैठे प्राप्त हुआ। ये उस परमात्मा की कृपा है या उनके विश्वास का फल है। सच बोलना और साफ गोई से अपनी बात रखना, ये सत्तन जी की आदत रही। ये सत्तन जी की नहीं, प्रत्येक मनुष्य की होना चाहिए। हाँ, लेकिन है नहीं। हाँ, ये मैं कैसे कह दूं कि है नहीं, लेकिन होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता। ये साफ गोई कई बार घातक भी होती है, कई बार नुकसान पहुंचाती है। कई बार नहीं, अधिकतर नुकसानदायक होती है। राजनीति में कितना नुकसान हुआ केवल इस साफ गोई को लेकर? मैं उसे नुकसान कहूँ तो तब वो नुकसान माना जाए जब मेरी आकांक्षा किसी पद को प्राप्त करने की और वो मुझे नहीं मिले जी। ना तो मैं मांगी लाल हूँ, ना मैंने मांगा, और मैंने मांगा नहीं और ना कभी प्रयत्न किया कि मैं इस पद पे बैठ जाऊं या उस पद पे बैठ जाऊं। हैं? मैं एक सहज कार्य करता हूं। मेरी रुचि साहित्य में, मैं आपसे पहले कह चुका, मेरी रुचि अध्ययन में, अध्यापन में और साहित्य के सृजन में है, और मैं उसी काम को करने के लिए कृत संकल्प रहा। मेरे को राजनीति रास आई केवल वैचारिक रूप से राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होने वाले स्वयं सेवक और कार्यकर्ता की दृष्टि से मैं राजनीति में जुड़ा, कभी किसी पद की आकांक्षा से नहीं जुड़ा। मैं विधायक हो गया तो भी ना तो कोई जमीन के लिए आग्रहशील रहा, ना किसी अन्य पद के लिए आग्रहशील हुआ। नहीं तो विधायक होने के बाद लोग न जाने कौन से क्रियाकलापों में लिप्त होकर के वो सब प्राप्त कर लेते हैं, जो उचित तरीके से हो तो ठीक है, नहीं तो अनुचित तरीके से भी प्राप्त कर लेते हैं। मैंने अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं किया। कई बार आपने अपने मुख से ही कई किस्से ऐसे सुनाए हैं जिसमें आपको लगता था कि कहीं ना कहीं आप राजनीतिक हाशिए पर आपको लगता है। हाँ, आ ही गए ना, अपनी करनी से आ गए। यही जो आप बाल कह रहे हो कि जो स्पष्ट वक्ता होने की जो बात है उससे आ गए, तो मैं तो अपने साथियों की भी गलतियों को समाज के सामने उद्घाटित कर देता। एक अटल जी को छोड़ करके किसी राजनेता ने मेरे से ये नहीं कहा कि ये तो ठीक आदमी, अरे तेरे को राजनीति करते ही नहीं आता। तो मैंने कहा मैं कहाँ कर रहा हूँ राजनीति, मैं तो समाज के सामने अपने आप को स्पष्टीकरण दे रहा हूँ भाई। तो क्या राजनीति में साफ गोई या सच्चाई नहीं चाहिए, क्या लगता है आपको? गांधी जी तो यही कहते थे, दीनदयाल जी का भी यही मंतव्य था, श्यामा प्रसाद जी ने भी इसी बात को लेकर के जनसंघ की स्थापना की थी कि संसार देश में सब कुछ है लेकिन विरोध का स्वर नहीं, जो सच्चाई को बता सके ऐसे लोगों का अभाव है। क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस के सिवा किसी को कुछ सोचता ही नहीं था। एक दिया लेकर के हम निकले थे जो सूर्य नारायण हो गया। जिस दीपक के प्रकाश में जनसंघ की स्थापना हुई थी, वो प्रकाश दीपक से बढ़ते बढ़ते सूर्य नारायण हो गया, और सूर्य नारायण जब हुआ तो उसकी किरणों से कमल ही कमल खिल गए देश भर में। तो कर्म की निरंतरता का प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निष्प्रह भाव से अपने संगठन की सेवा की है। बिल्कुल। उनमें से एक स्वयं सेवक मैं अपने आप को मानता हूँ, एक इकाई हूँ मैं उसकी संगठन। काफी पहले अखाड़े का भी संचालन किया आपने। हाँ किया। मेरे पिताजी के शिष्यों की संख्या जो है इस शहर में नीनी करते हुए 5000 हुई। आप कई बार कुश्ती की व्याख्या भी, जो शब्द लिखा जाता है कुश्ती, उसको भी कई बार वर्णित करते हैं। कुश्ती और शब्द में और कुश्ती लड़ने में कई चीजें आप बताया करते हैं। नहीं, कुश्ती क्या है?
तो सहज आदमी को समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि भैया देखो, कुश्ती शब्द कैसे लिखा जाता है, जैसे शब्द लिखा जाता है वैसे ही लड़ी जाती है। एक का, श और ता और ई, इनको लिखते हैं तब कुश्ती होती है। तो एक मलखम गड़ाए, मलखम तो समझते हैं ना, है तो मलखम्ब गड़ाए, उस पे एक पट्टा इधर से लगा हुआ है का के लिए, दूसरा पट्टा उधर से लगा हुआ है नीचे, और तीसरा उसके नीचे से निकल रहा है कु की मात्रा, ऊ की मात्रा लेकर के। तो एक खड़े मलखम पर एक इधर से लिपटाए, एक उधर से लिपटाए, एक नीचे से लिपटाए है, और फिर 3 जगह से मुड़ करके उसमें एक ती मिली हुई है और फिर वो भी घूमी हुई है। तो जिस घुमाव के साथ कुश्ती शब्द की संरचना होती है, ठीक उसी घुमाव के साथ कुश्ती लड़ी जाती है। और कुश्ती का दर्शन हमें ये समझाता है कि जो अभिमानी पुरुष होते हैं, ये उनका खेल नहीं है, ये खेल उनका है जो निराभिमानी होते हैं, विनम्र होते हैं, जो धरती को देख करके चलते हैं वो विजेता होते हैं, जो आसमान की ओर देख करके चलते हैं उनकी पराजय होती है। कुश्ती में उसको विजय मिलती है जो सामने वाले को चारों कोने चित करके उसकी छाती पर बैठ करके खम मारे। तो जो खम मारता है, जो छाती पर बैठ के खम मारता है, उसकी दृष्टि जमीन पर होती है, और जो पड़ा रहता है वो अभिमानी आसमान देखता है। कुश्ती का ये दर्शन है कि विनम्रता सर्वोपरि वस्तु है, जो धरती को देख करके चलता है वही विजेता होने की योग्यता रखता है। तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, और वो मिट्टी में लड़ी जाती है। जीवन का संपूर्ण सार अगर कुछ है तो मिट्टी है। सही बात, ये कुश्ती का दर्शन है। कुश्ती और रचनात्मकता जी, लगातार हम जब छोटे थे तब से लेकर बड़े होने तक आपको कवि सम्मेलनों के मंच पर देखा। हाँ। कितने कवि सम्मेलन में आप शामिल हुए, क्या कोई गिनती होगी उसकी? गणना तो नहीं बता सकता मैं। 60 वर्षों में कितने छोटे मोटे बड़े बड़े कई आयोजन किए, पर एक आयोजन मैं नहीं भूल सकता। वहाँ पर मेरा और एक विकल साकेती जी का सम्मान था। वो उत्तर प्रदेश का नगर बदायूं था। उस बदायूं में पंडित निर्भय हाथरसी कविता पढ़ रहे थे, और एक राज्य मंत्री शिव कुमार गोयल जो स्थानीय स्वायत्त शासन मिनिस्टर थे, वो वहाँ पर बैठे हुए उस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता करते करते निर्भय जी ने जब कविता पाठ शुरू किया तो इंदिरा माता का शासन था देश में, तब उन्होंने वो एक कविता उठाई और उस कविता का हेडिंग था इंदिरा मैया रोटी दे। क्या बात, पतली दे या मोटी दे, इंदिरा मैया रोटी दे। और उसको सुन करके वहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों ने इतना उल्लास प्रकट किया कि वो कांग्रेस के स्वायत्त शासन मंत्री शिव कुमार जी के कलेजे को चीर गया कि ये तो विरोध को होके चला जाएगा, यहाँ पे तो कांग्रेस का नाम है। तो उन्होंने एक भद्दी सी गाली दी मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक भद्दी सी गाली दी, और भद्दी सी गाली देकर के कहा कि मारो इसको। निर्भय हाथरसी 70-75 साल की उम्र का व्यक्ति है, साधु के परिवेश में है, उस पर उसके गुंडे टूट पड़े और खूब मारा। मारने लगे तो वो भी पहलवान थे, तो उन्होंने माइक पे ही लाठी वाठी झेल ली, और वो पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहा था। फिर पुलिस वाले आ गए और उन्होंने कवियों को मारना शुरू किया। तो मैं था उसमें, इंदिरा इंदु थी, विकल साकेती थे, हम दोनों का सम्मान था उस दिन। दोनों ही विधायक थे, एक कांग्रेस का एक भाजपा का, और मंच पे हाथापाई। और वो कवि सम्मेलन नष्ट हो गया। 60 साल का लगातार आप कवि सम्मेलनों में भाग लेते आए जी। आज भी कवि सम्मेलनों का दौर जारी है। अभी कितना बदलाव महसूस करते हैं आप उस वक्त के कवि सम्मेलन और आज के कवि सम्मेलनों में? उस जमाने में होने वाले कवि सम्मेलनों में कविता की आराधना होती थी, सार्थक रचनाएं समाज के सामने आती थी, निरर्थक बकवास को कोई प्रवेश नहीं था। जितना भी होता था सब शास्त्रीय ढंग और साहित्यिक ढंग से होता था। आज शास्त्रीय और साहित्यिक ढंग जो है आंशिक रूप से दिखाई पड़ता है, लफाजी ज्यादा दिखाई देती है। आज
एक कवि सम्मेलन होता है तो उसे साहित्यिक कवि सम्मेलन नहीं कहेंगे, उसके ऊपर लिखा रहता है अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन। तो कविता हास्य की वस्तु बना करके रख दी, और जिन लोगों का कविता से कोई लेना देना नहीं है, जो लाफ्टर शो के लोग हैं, वो कविता के मंच पर अपने आप को कवि निरूपित करने में सार्थक और साबित हो रहे हैं। कवि सम्मेलन आज लाफ्टर शो हो गया। ज्यादातर उन्हीं लोगों को सुना जाता है, लाफ्टर शो ही हो गया। और नहीं हो तो चुटकुले सुनाते हैं। बड़े बड़े कवि जो हैं, बड़े बड़े गीतकार जो इस देश में लाखों रुपया प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग जब अपना गीत सुनाने के लिए खड़े होते हैं तो गीत के पहले 3 चुटकुले सुनाते हैं और दूसरा छंद पढ़ते हैं तो फिर 3 चुटकुले सुनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हिंदी के लिए कितना काम करने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है हिंदी कविता के लिए कितना काम करने की आवश्यकता है? क्योंकि आजकल अंग्रेजी का बोलबाला है। अंग्रेजी हमारी मजबूरी हो गई है। भाषा कोई सी भी दुर्गुणवान नहीं होती। किसी भी भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है। अंग्रेजी जो है लोक विश्रुत भाषा है, विश्व विश्रुत भाषा है, और विश्व भर में उसकी अपनी एक मान्यता है जी। अंग्रेजी हटाओ का आंदोलन में मैंने भी भाग लिया है, जबकि डॉक्टर लोहिया का आह्वान था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इस अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, और उस आंदोलन में मैं भी जुड़ा था कल्याण जैन के साथ। हिंदी के प्रति हमारा आग्रह है, अंग्रेजी हटाने की बात है। और मैं अंग्रेजी पढ़ नहीं पाया क्योंकि 1966 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र थे, और द्वारका प्रसाद मिश्र बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने कृष्णायन नाम का काव्य सृजित किया है। वो साहित्य के पृष्ठों पर अपनी अमिट स्मृतियाँ रखता है। भले ही वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनका कृष्णायन जो है आज भी सूरदास की याद दिलाता है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाता है। उन्होंने बाल चरित का और सारे का सारा वर्णन उसमें किया है कृष्णायन में। तो उन्होंने अंग्रेजी हटाओ ऐच्छिक कर दिया अंग्रेजी, और वो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का जुनून ऐसा था कि अपन ने उसको छोड़ दिया, अंग्रेजी को हिंदी पढ़ना शुरू कर। आंदोलन आज भी जारी है। आज भी जारी है, लेकिन अब लगता है कि अपन ने सबसे बड़ी मूर्खता ये करी कि एक जानने वाली भाषा का तिरस्कार कर दिया। बहुत कम प्रतिशत है अंग्रेजी जानने वाले, बोलने वाले, और उसे ये सही है आपका, लेकिन बावजूद इसके हाशिए पर हिंदी है। हाँ, हाशिए पर हिंदी नहीं है। हम अपने आप का दिखावा करते हैं। हमारे बच्चों को हम कॉन्वेंट में भेजते हैं, अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं। जब वो बच्चा घर आता है ना, तो काका जी, काके जी, दादाजी, दादाजी बोलता, अंकल नहीं बोलता, अपनी भाषा में बात करता है। मारवाड़ी है तो मारवाड़ी लैंग्वेज में बात करता है, उत्तर प्रदेशी है तो वो उत्तर प्रदेशी भाषा में बात करता है, मराठी है तो मराठी में बात करता है। अपने घर में वो अंग्रेजी में बात नहीं करता, लेकिन अंग्रेजी की शिक्षा से उसे शिक्षित माना जाता है, ये सर्वोपरि है। लेकिन हमारी जो लोक भाषा है वो सर्वोपरि है। वो आपको आती है, वो पढ़ा लिखा भी बोलता है और बिना पढ़ा लिखा भी बोलता है। तो उस भाषा के प्रति अनुराग का भाव तो वही है कि जो हमारी अपनी भाषा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति कर मूल। अपनी भाषा की उन्नति ही सारी उन्नतियों का मूल है। अब हम अपने किसी भाषा का तिरस्कार करते हैं या उसके प्रति अरुचि दिखाते हैं तो ठीक है, वो राजनीतिकरण हो सकता है उसका, लेकिन यथार्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपके राजनीतिक करियर की बात करें, जब आपने राजनीति शुरू की थी, उसके बाद लगातार चुनाव लड़े, तो शहर के विकास के लिए आपने कई इबारतें लिखी। हम क्या विकास कर पाते? एक चुनाव जीता मैंने, चुनाव जीत करके घर आया, क्या करना चाहिए? तो आसपास के लोगों को देखा है तो वो दुखी हैं, अस्पताल में उनकी कोई सुन नहीं रहा है, ये है वो है। एक एमवाई में बोले जगह नहीं है, लोगों को वहाँ पे दवाई नहीं मिल रही, और इतना बड़ा नगर हो गया है, इस नगर में अभी तक जिला अस्पताल नहीं है जी। तो मेरे अंतर मन में ये भावना है कि इस शहर में वास्तव में ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि इस शहर में, इतना बड़ा शहर है ये,
यहाँ पर जिला अस्पताल नहीं है, तो अपन इसके लिए प्रयत्न करो। तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, अर्जुन सिंह जी के पास। मैं साहब इंदौर को जिला अस्पताल कब दे रहे हैं आप? बोले अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है, और अगली पंचवर्षीय योजना में विचार करेंगे इस पर। मैंने क्या तब तक इंदौर को इंतजार करना पड़ेगा क्या जिला चिकित्सालय का? फिर सरकार किस काम की आपकी है? एक मुहाइस है उस नगर का की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए जिला चिकित्सालय चाहिए। बोले आप तो सॉरी। मैंने ठीक है ये ले। मैं लेके गया था कि अगर इस तारीख तक आपने अपनी अभिस्वीकृति दी जिला चिकित्सालय के लिए तो ठीक है, अन्यथा इस तारीख को मैं अपना मंच लगा के आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। तो मैंने मल्हारगंज में तखत लगवा दिए और बैठ गया उस तारीख को। 9 दिन निरंतर बैठा रहा। 9वें दिन वहाँ पर एक अभिस्वीकृति आई कि आपकी मांग मंजूर की जाती है और इंदौर को जिला चिकित्सालय दिया। जब वो लेटर आया तो मेरे पास स्वर्गीय बालाराव इंगले पत्रकार वो बैठे हुए थे। उन्होंने उस पत्र को, सरकारी पत्र को अपने हाथ में लिया। मैंने कहा काका पढ़ के बाबा इसको पढ़ के देखो। उन्होंने पढ़ के देखा। बोले बेटा तू जीत गया, तू जीत गया, तू जीत गया। मैंने क्या हुआ? बोले सरकार ने मान लिया है कि जिला चिकित्सालय दिया। मेरे से बोले, मैंने क्या मैं नहीं मानता, ये इसके बाद ये मेरे को उठाने को नौटंकी कर रहे हुए तो मैं तो यहाँ पे बैठूंगा अभी। तो पुलिस आ गई ट्रक भर के मेरे पास। फूलचंद वर्मा, विष्णु प्रसाद शुक्ला ये सब बैठे हुए थे उसी अनशन स्थल पर, और उन्होंने, पुलिस ने आकर के जबरदस्ती मेरे को टांगा टोली करके उठाया और पुलिस की गाड़ी में पटका और ले जाके एमवाई में दाखिल करा के वो इंजेक्ट करवा दिए, वो सिरिंज वगैरह लगवा, लोगों के अनशन तोड़वा दिए। फिर मैंने कहा यार ये तो जबरदस्ती हो गई, इसका मतलब ये कि इसने अपने आप को हमको बुद्धू बना दिया है। पर नहीं, फिर वहाँ से खबर आई, अर्जुन सिंह जी ने बात करी मुझसे। मैं शिवमंगल सिंह सुमन का विद्यार्थी रहा, मैं और बैरागी जी। हम दो ही उस सदन में ऐसे थे जो उन्हें कुंवर साहब कहते थे, हैं? तो वो भी हमको जानते थे कि ये उनके शिष्य हैं, वो उनके जवाई थे। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि नहीं, आपकी बात आपकी मंजूरी हो गई है और वो बनेगा। राजनीति जब आप कर रहे थे तब एक शहर छोटा सा था, इंदौर शहर। अब ये महानगर का रूप ले चुका है और स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। तो ये विकास की जो रेखा अब बन रही है, क्या लगता है कि सही दिशा में जा रही है? क्या ये वाकई में स्मार्ट सिटी है, या जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके अनुरूप क्या लगता है? डेवलपमेंट तो हो रहा है साहब शर्मा जी, लेकिन डेवलपमेंट में जिन लोगों को क्षति पहुंची है उनको मुआवजे की दरकार नहीं मिली जी। बहुत सारे मकानात ऐसे तोड़ दिए गए जो उनके पिताजी दे गए थे, उनके पूर्वज दे गए थे। आज उन लोगों की माली हैसियत नहीं है कि उस टूटे हुए स्थान को रिपेयर करके भी खड़ा कर सके। उन लोगों के बारे में इस सरकार ने क्या सोचा है? केवल ये कि आपका इतना गया तो एक मंजिल ऊपर बना लो। अरे तो बनाने का ही होता है तो उसका वो टूटा हुआ भवन, आज भी आप चले जाओ, कलाबीन में चले जाओ, आप गणेशगंज में चले जाओ तो जो टूटे हुए, और बियाबानी में भी चले जाओ आप तो वहाँ पर भी बहुत सारे अवशेष टूटे हुए आज तक दिखाई दे रहे हैं। सड़क बन गई है, यातायात चालू है, लोगों को सुख सुविधा मिल गई, लेकिन उन लोगों को क्या मिला जिन्होंने अपने पुश्तैनी मकान तोड़वाए, उनकी आर्थिक हालत, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा? खंडर सा नजर आता है कहीं। बिल्कुल आता है। मैंने तो व्यंग करते हुए कहा कि मेरा एक मित्र आया और बोला यार गुरुजी मैं जा रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। मैंने कहाँ जा रहा है? बोले मांडो। मैंने मांडो काहे को जाता है, कड़ाबीन चला जा, बियाबानी चला जा, टूटे फूटे ही देखना है तो ये यहाँ पे देख ले, ये सरकार ने तोड़ तोड़ के पटक दिए। यही मांडो सरीका हो रहा है इंदौर अभी। तो व्यंग करने के बावजूद भी अपने स्वभाव के अनुरूप मैंने तो व्यंग कर लिया, लेकिन उस आदमी की पीड़ा को समझने में ये सरकार नाकामयाब रही। क्या भूमिका होना चाहिए सर एक प्रशासन की और राजनीति में रहने वाले जनसेवकों की शहर के प्रति? क्या वो निभा पा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? निर्वहन जो है
लड़ाई तो सब लड़ते हैं, जी विरोध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और जिस देश में विरोध निर्वीज दिखाई दे तो सत्तारूढ़ पार्टी सबल हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे करके खड़े होने की स्थिति में कोई सा भी दल नहीं है। बिल्कुल। किसी भी दल के पास उतनी मात्रा में स्वयं सेवक या कार्यकर्ता नहीं है जितनी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की। तो उसकी उन्नति का सोपान तो कार्यकर्ता लिखते हैं। लेकिन पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी भी है। नहीं तो हार जीत तो व्यक्ति पर निर्भर करती है, पार्टी पे नहीं। आजकल आदमी भी ये देखता है ये हमारे काम का है या नहीं है। पार्टी में भी बहुत सारे लोग सिफारिश के आधार पर आ जाते हैं ना। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ज्यादा चुनाव जीत गए इसलिए बड़े नेता हो जाते हैं, सोच नहीं रखते वो। एक जाति विशेष के आधार पर, परिस्थिति विशेष के आधार पर लोग जीतते चले जाते हैं, लेकिन वो जो है जनता की अंतरात्मा के सन्निकट नहीं पहुंच पाते। कार्यक्रम के अंत में यदि सत्यन जी से बात हो रही है और सत्यन जी की कविता न सुनी जाए तो शायद कार्यक्रम भी अधूरा होगा, और कवि सम्मेलनों पे यदि आपको न सुना जाए तो कवि सम्मेलन भी अधूरा कहलाता है। तो जो आपको सबसे प्रिय आपकी कविता हो वो मृदुभाषी के दर्शकों के लिए सुनना चाहेंगे। मेरे जीवन की सर्वप्रिय रचना तो कोई भी बाप को अपनी संतानें खराब नहीं लगती। किसी भी कवि को अपनी रचना धर्मिता में कि ये वो है, लेकिन मेरे अंतर मन को जो अच्छा लगता है वो एक ही कविता है और वो है मालव। इस धरती पर मैंने जन्म लिया है, इस धरती पर जन्म लेने के पश्चात इसके प्रति मेरा क्या दायित्व है और उसकी क्या खूबियां हैं, इसकी अभिव्यक्ति मैंने अपनी उस कविता में की। और मेरा एक काव्य संकलन है पहला प्रथम, उसका शीर्षक गीत है वो मन मालव। अत्यंत प्रिय रचना है। मैंने इंदौर पर भी कविता लिखी है कि यही शहर इंदौर है बेटा, आओ इसकी सैर करा दूं, स्टेशन से आगे आओ खास खास चीजें दिखला दूं। देखो ये पुल स्टेशन का, इसे पार कर बाएं आओ, देवालय है शिव शंकर का, पवन पुत्र को शीश झुकाओ। ये घंटाघर गांधी जी का, नेता यहाँ फांकते अपनी, ये कर देंगे वो कर देंगे, गप्पे सदा हाँकते अपनी। कई जश्न आज़ादी के इसमें हर साल मनाए जाते, पर कभी कभी इस हाल के अंदर तबले भी फड़काए जाते। यह है न्याय भवन, इसमें तो प्रतिदिन न्याय हुआ करता है। यहाँ भी जेबें कट जाती, ये भी अन्याय हुआ करता है। यहाँ घूसखोरी और भ्रष्टाचारी का बाजार गर्म है, लखपति सेठ भी चपरासी से बातें करता यहाँ नरम है। कई चोर जेब कट खूनी प्रतिदिन यहाँ पकड़ कर आते, अत्याचारी भ्रष्टाचारी कई एक यहाँ सजाएं पाते। 6-6 इंची के गड्ढे सड़कों में देखो पड़े भयंकर, लगे साइकिल में दचका तो उसी दम हो जाती पंचर। ये सिखों का गुरुद्वारा है, सिख भक्त भी प्रतिदिन आते, राम प्याऊ भी बनी सामने, प्यासे मानो प्यास बुझाते। वो चौराहा जेल रोड का, मचा जहाँ गुलशोर है बेटा, यही शहर इंदौर है बेटा, यही शहर। क्या बात है, क्या बात है। एक अखबार को लेकर भी आप लगातार कई बार हमको सुनने को मिलता है, प्रेस क्लब में भी आपने ये अखबार वाले जी, वो भी 4 लाइन हम सुना। हाँ, अखबार एक ऐसी संस्था है जो सबके संपर्क में आती है। पत्रकारिता कहते हैं उसको, उसमें निष्पक्ष भाव होना चाहिए। लेकिन उसमें काम करने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए खबरों को निचोड़ देते हैं। तो जो निचोड़ा हुआ पात्र है वो जल्दी सूख जाता है। तब मैंने उनसे कहा कि ये इस पार रहकर भी उस पार वाले, ये इस पार रहकर भी उस पार वाले, ये अखबार वाले, ये अखबार वाले। सच्चाई है क्या, सब ये जानते हैं, सफाई को सच से अधिक मानते हैं। प्रजातंत्र के ये सजग पहरुए हैं,
किसी के नहीं पर ये सबके हुए हैं। इन्हें चाहिए बस मसाला मसाला, किसी ने किसी को कहाँ मार डाला, कहाँ किसके घर आज डाका पड़ा है, न छपता कि किस घर में फांका पड़ा है। क्या बात है। न छपता कि किस घर में फांका पड़ा है। कपिल देव ने जम के मारा है छक्का, खड़ी ट्रेन को चलती ने मारा धक्का, स्टोव से फिर बहू जल गई है, मुसलमान हिंदू में फिर चल गई है, बलात्कार थाने के अंदर हुआ है, सरेआम बलात्कार थाने के अंदर हुआ है, सरेआम सज्जन का मर्डर हुआ है। समाचार संवाददाता के द्वारा नगर प्रतिनिधि ने ये सब कुछ निहारा। ये इस पार उस पार, मझधार वाले, ये अखबार वाले, ये अखबार। सत्यन जी को सुनो तो ऐसा लगता है कि केवल सुनते ही जाओ, सरस्वती उनके। लेकिन अखबार वालों में शर्मा जी एक सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं मानता हूँ, जिसकी अभिव्यक्ति करते हुए मैंने कहा है कि तुम क्या हो, प्रजातंत्र की ज्योति रेखा के रक्षक। क्या हैं आप? पत्रकार हैं तो क्या हैं आप? प्रजातंत्र की ज्योति रेखा के रक्षक, दुराचार दुर्नीति के हेतु तक्षक, नए भोर की तुम सुनहली किरण हो, उदित दिन मणि के तुम मंगल चरण हो। तुम्हें बांटना है उजाले उजाले, ओ अखबार वाले, ओ अखबार वाले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कभी कुछ आपने रचनात्मक कुछ लिखा हो, क्योंकि अब एक नया दौर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का है। दृश्य श्रव्य उपकरणों को लेकर के कहा जाता है, लेकिन सब प्रयास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई अभी तक नहीं। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब नई रचना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आगे आने वाले समय में हम सुनना चाहेंगे। और मुझे लगता है हमने तो यही कहा कि कक्ष के पार जो झांक पाते नहीं आज, चल पड़े आज वो चांद को नापने। क्या बात। जी रहे वक्त विज्ञप्तियां दे रहा, क्या है शहर हमारा, मंजिलों पर चढ़ी है यहाँ मंजिलें, आदमी पर चढ़ा है यहाँ आदमी, चरमरा आस्था साक्षी टूटती, मित्रताएं यहाँ चल रही मौसमी, मित्रताएं यहाँ चल रही मौसमी है। मैं भटकता फिरा राह पर रात दिन, मित्र करते हैं दुश्मन की पूरी कसर। व्यस्तता आदमी की बढ़ी है बहुत, कुछ परेशान लगता है सारा शहर, कुछ परेशान लगता है सारा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसीलिए सत्यन जी को त्वरित कभी भी कहा जा सकता है। यदि कोई भी आपकी जिज्ञासा हो उस पर, यदि आपने कोई शब्द कहे हो, उसमें तुरंत एक रचनात्मकता और एक कविता के रूप में आपके सामने आता है। सरस्वती विराजित है। कभी सत्यन जी को जब सुनने बैठते हैं तो मुझे लगता है कि केवल ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हें ही सुना जाए। सत्यन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मृदुभाषी के दर्शकों के लिए समय निकाला, हमारे स्टूडियो पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृदुभाषी के इस आंगन में बैठ करके कटुतापूर्ण वातावरण को सुचितापूर्ण बनाने में जो आपने योगदान दिया है वह निस्संदेह मृदु योगदान है। भाषा तो आपकी भी वही है जो मेरी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बोल मृदुभाषी हो, कहीं ना कहीं उसमें कठोरता की झलक तो आ ही जाती है। हम नए अगले कार्यक्रम में एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।